श्रीलंका के ऊपर जितना भी टोटल डेट है उसमें से सिर्फ 10% ही चाइना का है। ऐसी मिसकैलकुलेशन करने में श्रीलंका काफी आगे है और पाकिस्तान श्रीलंका से भी 4 कदम आगे है, क्योंकि 25,000 सैलरी वाले 1 लाख का आईफोन लेके चलते हैं तो सारे फिस्कल डेफिसिट में घूम रहे होते हैं। जब कोई चीज आपको फ्री में मिल रही होती है तो उसका प्राइस कहीं और से कोई और दे रहा होता है। इतने पे भी ये रुके नहीं, IMF के मना करने के बाद भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ नोट छापे। लेकिन यही रीजन है कि कंट्रीज IMF को छोड़ के चाइना जैसी कंट्रीज से लोन लेती हैं। देखिए, श्रीलंका एक छोटी इकोनॉमी जरूर है, लेकिन ये कोई गरीब देश नहीं है कि जहां पे भुखमरी फैली हुई है। श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम इंडिया से काफी ज्यादा है। इनफैक्ट एक टाइम पे श्रीलंका एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी जब इंडिया और चाइना दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। तो फिर ऐसे क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी जमीन पे आ गई? देखिए, ये 1 साल या फिर कोविड की बात नहीं है, ये कई दशकों से ऐसे इवेंट्स हुए श्रीलंका के साथ जिसकी वजह से श्रीलंका आज यहां पे आके खड़ा है। दूसरी चीज, इंडिया में एक कस्बे के अंदर बैठे आदमी तक को पता है कि चाइना का डेट ट्रैप है, इसलिए श्रीलंका का ये हाल हुआ है। श्रीलंका इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी उनकी फाइनेंस एक्सपर्ट की टीम है, वो कभी ये चीज नहीं समझ पाए और पूरा देश चाइना को दिया है। तो ये इतना सिंपल नहीं है। अब एक परिवार के सारे भाई, इनफैक्ट 22-22, 33 साल के कजन्स मिनिस्ट्री संभालने में लगे हैं, अपने हिसाब से देश में रूल सेट कर रहे हैं, करप्शन के चक्कर में कई बार जेल भी गए हैं। उसके बाद भी वहां के लोग बाकी पार्टियों को छोड़ के खाली इसी परिवार को क्यों वोट दे रहे हैं? तो देखिए, जितना सिंपल ये लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। अब एग्जाम के लिए पेपर नहीं है, स्ट्रीट लाइट जलाने तक के पैसे नहीं है, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है। इन सारी चीजों के पीछे एक्चुअल में रीजन क्या है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, जब एशिया में देश आजाद हुए थे तो इंडिया और चाइना ने अपने खुद के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाए थे अपनी कंट्री के लिए। वहीं श्रीलंका ने IMF के बताए हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए थे। तो श्रीलंका ने ऐसा क्यों किया था? एक तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था और दूसरा IMF जब लोन देता है तो उसके बताए हुए तरीके इंप्लीमेंट करने होते हैं आपको अपनी कंट्री में। इंडिया ने भी जब 1991 में लोन लिया था IMF से तो कुछ टाइम के लिए IMF के बताए हुए रेगुलेशन फॉलो किए थे। IMF पे हमेशा से आरोप लगते रहे कि US और वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से फंक्शन करती हैं। इनके रूल्स भी ऐसे ही होते हैं, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दो, बाहर की कंपनी को आने दो, ग्लोबल ट्रेड बढ़ाओ, जो अल्टीमेटली वेस्टर्न कंट्रीज को एडवांटेज देती हैं। IMF डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसके बारे में बात बहुत कम होती है। लेकिन यही रीजन है कि कंट्रीज IMF को छोड़ के चाइना जैसी कंट्रीज से लोन लेती हैं। लेकिन इंडिया ने ये फॉलो नहीं किया। अगर आप देखोगे तो FDI भी इंडिया ने बहुत बाद में जाके अलाउ किया और उसका परसेंटेज बहुत धीरे धीरे बढ़ा है, क्योंकि इंडिया पहले अपने लोकल इंडस्ट्री को मौका देना चाहती थी, उसको मजबूत करना चाहती थी, क्योंकि बाहर की कंपनीज ज्यादा एडवांटेज में रहती हैं, वो लोकल मार्केट को टिकने नहीं देती हैं। इसीलिए इंडिया धीरे धीरे ग्रो हुआ और काफी मजबूती से ग्रो हुआ। लेकिन आप पूछोगे कि श्रीलंका जब इतनी तेजी से एशिया में ग्रो कर रहा था तो उसको IMF से लोन लेने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, श्रीलंका में आपको एक चीज थोड़ी समझनी होगी कि श्रीलंका में जो पॉपुलेशन है वो मेनली 2 पार्ट में है। एक सिन्हाला जो बुद्धिस्ट है, ये 75% ऑफ पॉपुलेशन है। दूसरे हैं तमिल्स जो 12% ऑफ पॉपुलेशन है और बाकी माइनॉरिटीज हैं। सिन्हालाज और तमिल्स में हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल मतभेद बहुत ज्यादा हैं और ये मतभेद इतने ज्यादा हैं कि 1983 से 2009 तक श्रीलंका में सिविल वॉर हुई, जहां पे जो तमिल्स हैं वो श्रीलंका से हटके एक अलग देश बनाना चाहते थे और इस वॉर के चलते श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्रम्बल करने लगी। डिफेंस बजट जो श्रीलंका का 6% के अराउंड रहता था, वो सारे अदर डेवलपमेंट को छोड़ के डिफेंस बजट उनका 21% हो गया था। महिंद्र राजपक्षे और उनके खानदान ने एक चीज समझ ली थी कि अगर ये सिन्हालीस की बात करेंगे तो इनका पावर में रहना बहुत आसान हो जाएगा। बीच बीच में इन्होंने कई चीजें ऐसी भी करी जहां पे जो तमिल एरिया है, जो कि ईस्ट तमिल एरिया है, वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट की टीम बनाई और इस टीम में सारे सिन्हालीस रखे और ये अनाउंस कर दिया कि यहाँ बुद्धिस्ट थे पहले, ताकि सिन्हालीस खुश रहें। और ऐसी एक्टिविटीज ये टाइम टू टाइम करते रहते थे और यही रीजन था कि वहां की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी, जो कि 75% थी, इसने पूरे नेपोटिज्म को इग्नोर करके इस परिवार को सत्ता में रखा। महिंद्र राजपक्षा 2005 से 2015 तक प्रेसिडेंट रहे और अगर अभी की भी बात करें तो गोटाबाया राजपक्षा श्रीलंका के प्रेसिडेंट बनते ही अपने भाई महिंद्र राजपक्षा को PM बना दिया। इनके बेटे नमल राजपक्षा को यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्टर बना दिया। बसिल राजपक्षा तो एलिजिबल ही नहीं थे मिनिस्टर बनने के लिए, क्योंकि अमेरिकन बेस्ड श्रीलंकन थे, तो इनको मिनिस्टर बनाने के लिए एक कानून ही बदल दिया इन्होंने। एक नया बिल लेके आए और इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। ऐसे कर करके सिर्फ भाई नहीं, पूरे खानदान और यहाँ तक कि जो दूर दूर के कजन होते हैं उन सबको हायर पोजीशन पे बैठा दिया गया। इससे हुआ ये कि सारा कंट्रोल एक परिवार के हाथ में चला गया। सारा कंट्रोल जब एक आदमी के हाथ में चला जाता है तो वो जो बेवकूफी करता है उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है और यही चीज यहाँ पे भी हुई। भले श्रीलंका का लिटरेसी रेट 92.3% है, लेकिन इंडस्ट्री बेस्ड स्किल्स एंड रियल वर्ल्ड एक्सपोजर से कोसों दूर है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ श्रीलंका की नहीं है, काफी हद तक इंडिया में भी है। बड़ी बड़ी डिग्री है बट स्किल्स नहीं है। श्रीलंका, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री अगर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करें जो इंडस्ट्री बेस्ड स्किल्स एंड रियल वर्ल्ड एक्सपोजर दे सके, तब जाके एक रॉबस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। इंडिया में आज भी ऐसे स्टार्टअप्स एंड प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है।
अच्छी बात यह है कि इंडिया में सनस्टोन जैसे प्लेटफॉर्म इस एरिया में एक ड्रास्टिक चेंज ला रहे हैं। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को अप स्किल करने पर वर्क कर रहे हैं ताकि कैंपस टू कॉर्पोरेट का जो इतना बड़ा गैप है मार्केट में वो फिल हो सके। सनस्टोन 25 से ज्यादा शहरों के अंदर 30 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरवेंशंस प्रोवाइड कराता है। अच्छी बात यह है कि सनस्टोन यूनिवर्सिटी लखनऊ सुपर जायंट आईपीएल टीम के एसोसिएट स्पॉन्सर भी हैं। आपको भी लाइफ में जीत हासिल कराने के लिए सनस्टोन ने जीतेगा स्पार्क ही स्कॉलरशिप लॉन्च की है। ये बहुत ही यूनिक स्कॉलरशिप है जिसकी टोटल वर्थ 4 करोड़ रुपीस है। इस स्कॉलरशिप को 1000 से भी ज्यादा बच्चे जीत सकते हैं और ये 28 मार्च से लेके जब तक आईपीएल चल रहा है यानी कि 29 मई 2022 तक चलेगा। इस स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो हर मैच में चेंज होता है, तो आप इसका अमाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां जाके चेक कर सकते हो। यहां हर एक मैच में आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुलती है। तो अगर आप भी बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए या फिर पीजीडीएम जैसे कई और कोर्सेज परस्यू करना चाहते हो तो आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जीतेगा स्पार्क ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। वैसे तो जब गवर्नमेंट इस लेवल पे ऑपरेट होती है तो हर दिन करप्शंस और ब्लंडर्स होते हैं, लेकिन जो मेजर ब्लंडर्स हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए, जिस तरीके से एक नॉर्मल आदमी डेट ट्रैप में फंसता है ठीक उसी तरीके से कंट्रीज भी फंसती हैं। कंट्रीज को लगता है कि हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं जिनमें काफी कमाई हो सकती है, लेकिन पैसे की वजह से वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो लोन लेके उन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लेते हैं और जब लोन पूरा हो जाएगा तो जो भी बेनिफिट है वो सारा हमारा होगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोन लेने के बाद वो प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। ऐसी मिसकैलकुलेशन करने में श्रीलंका काफी आगे है और पाकिस्तान श्रीलंका से भी 4 कदम आगे है। 2008 में श्रीलंका के मिनिस्टर्स ने यह डिसाइड किया कि जिस तरीके से इनका कोलंबो बिजनेस पोर्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है बिलियंस में, अगर इस तरीके का पोर्ट एक हम्बन टोटा नाम की एक जगह है श्रीलंका के साउथ में, अगर वहां पे भी बना दे तो इनका मुनाफा डबल हो जाएगा। और इन्होंने लोन लेने का डिसाइड किया। पहले ये इंडिया और यूएस के पास गए, दोनों ने ही मना कर दिया कि जो रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो यहां पे पॉसिबल नहीं है। आईएमएफ के पास ये नहीं गए बल्कि चाइना के पास गए। उसके पीछे रीजन वही था कि आईएमएफ जो लोन देता है वो बहुत सारी कंडीशंस के साथ देता है और आपकी कंट्री के अंदर रेगुलेशन जो होती है उसमें भी इंटरफेयर करता है। वहीं चाइना बिना किसी शर्त के लोन दे देता है। अगर आपको एक तरफ लोन मिल रहा है जहां पे पैसा कैसे खर्च करना है वो समझाया जा रहा है और घर के अंदर कहां कहां पैसा लगाना वो समझाया जा रहा है, और दूसरी तरफ बिना किसी शर्त के लोन मिल रहा है, तो आप भी वही करोगे जो श्रीलंका ने किया। चाइना से पैसे लेके प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हुआ। श्रीलंका की कैलकुलेशन के हिसाब से पोर्ट पे 1000 शिप डॉक करेंगी। डॉक करने का मतलब हुआ कि शिप पे अनलोडिंग, लोडिंग, रिपेयर, क्लीनिंग ये सब होगा। लेकिन जब पोर्ट रेडी हुआ तो ऑन एन एवरेज 34 शिप्स ने ही डॉक किया। ये ऐसा नहीं था कि कुछ नुकसान में चला गया हो बिजनेस, ये कंप्लीटली फेलियर था और चाइना को लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। चाइना ने रीस्ट्रक्चर भी किया इनके लोन प्रोसेस को, लेकिन उसके बाद भी श्रीलंका पैसे नहीं दे पा रहा था। बाद में श्रीलंका ने कंपनीज में बिडिंग की इस पोर्ट के लिए और चाइना ने 80% स्टेक ले लिए और श्रीलंका ने $1 बिलियन देने की बजाय 99 ईयर्स के लिए चाइना को यह पोर्ट लीज पे दे दिया और जो सारी सिक्योरिटी थी इस पूरी पोर्ट की वो चाइना के अंडर में आ गई। लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। इंडिया ने साफ कह दिया कि इससे हमारी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। यहां पे चाइना मिलिट्री बेसिस भी बना सकता है। देखिए, एयरफोर्स और मिलिट्री में इंडिया और चाइना में थोड़ा बहुत फर्क है। टैक्टिक एडवांटेजेस से काफी चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन नेवी में चाइना बहुत आगे निकल चुका है। कल को चाइना हिमालयन रीजन से और सदर्न रीजन से अटैक लॉन्च कर दे इंडिया पे तो इंडिया दिक्कत में आ जाएगा। इंडिया के इंटरफेरेंस के बाद डील पे दोबारा नेगोशिएशन शुरू हुआ। जो 80% स्टेक थे वो 70% में कन्वर्ट हुए और जो सिक्योरिटी थी वो श्रीलंका खुद देखेगा उस रीजन की, उसमें चाइना का कोई रोल नहीं होगा। ये जो आप देखते हो इंडिया श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है, कभी $400 मिलियन की, कभी $500 मिलियन की, अभी रिसेंटली $1 बिलियन की दी है। इससे तो इंडिया में कितनी गरीबी खत्म हो सकती है। लेकिन ये सारी चीजें जियोपॉलिटिक्स एडवांटेजेस की कीमत होती हैं ताकि आप और हम सिक्योर रह सकें। इसको कई लोग चाइना के डेट ट्रैप से भी रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि चाइना की इंटेंशन हमेशा से खराब रही है। लेकिन अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, श्रीलंका के ऊपर जितना भी टोटल डेट है उसमें से सिर्फ 10% ही चाइना का है। 10% डेट तो जापान का भी है। श्रीलंका इस स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से पहुंचा है। यहाँ के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पार्टी को इसलिए जिताते हुए ला रहे हैं क्योंकि वो आप वाले ग्रुप को खुश करने वाली बात कर रहा है। 47,000 से ज्यादा तमिल्स को तो मरवा दिया आपने, लेकिन इकोनॉमी को नहीं बचा पाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी इकोनॉमी इतनी बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रही थी, उसके बाद भी वोट के चक्कर में फ्री चीजें बांटना, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडाइज करना चीजों को, टैक्स में कटौती करना, ये सब कुछ भी नहीं रुका। जब कोई चीज आपको फ्री में मिल रही होती है तो उसका प्राइस कहीं और से कोई और दे रहा होता है। 19 में कंट्री की इकोनॉमी खराब होने के बावजूद भी 15% वैट टैक्स को हटा के 8% कर दिया गया। ये करने से लोग काफी खुश हुए कि हमने देखो कितना अच्छा नेता चूज किया। आईएमएफ भी काफी खुश हुआ, क्योंकि ऐसा करने से श्रीलंका आके बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है। ये करने के बाद श्रीलंका का टैक्स कलेक्शन एकदम से आधा हो गया, और ये सब कोविड से पहले चल रहा था। कोविड आना भी बाकी था। श्रीलंका एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। श्रीलंका का 12.6% जीडीपी का टूरिज्म से आता है। इंटरनल इनस्टेबिलिटी के चलते 2019 में ईस्टर अटैक हो गए, जहां पे फॉरेनर्स मारे गए।
होटल में अटैक हुए, जो इनका मेन सोर्स था कमाई का वो भी डाउन हो गया। फिस्कल डेफिसिट इनका 10% तक चला गया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पॉलिसी सही नहीं की, बल्कि लोन ले लेके इन्होंने अपना काम चलाया। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि आपकी जितनी आमदनी है उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हो। मान लो आप साल का 100 रुपए कमा रहे हो, 106 रुपए आप खर्च कर रहे हो, तो आप 6% फिस्कल डेफिसिट में हो। आपने देखा होगा कि 25,000 सैलरी वाले 1 लाख का आईफोन लेके चलते हैं तो सारे फिजिकल डेफिसिट में घूम रहे होते हैं। 10% फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है। अभी करंटली 11% हो गया है। 16 बार आईएमएफ से लोन ले चुका है श्रीलंका और अब 17वीं बार लेगा। चाहे कोई भी सरकार हो, अगर वो बिना किसी चीज की परवाह करे वोट के चक्कर में फ्री में चीजें बांट रही है या पॉलिसी बना रही है बिना इकोनॉमी को ध्यान में रखे, वो आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत में आती है। अब एक सरकार फ्री में कुछ दे रही है और लोगों को खुश कर रही है, तो दूसरी सरकार भी तो ये चीज कर सकती है। कोई अपनी जेब से पैसा थोड़ी देना, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए जब फिजिकल डेफिसिट ज्यादा हो, इकोनॉमी एकदम डाउन हो, उसके बाद भी आपको लुभावनी पॉलिसीज दी जा रही हो, आपको फ्री में चीजें बांटी जा रही हो, तो आप समझ जाइएगा कि 20,000 सैलरी के साथ आपको 1 लाख का आईफोन दिलवाया जा रहा है। श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी उसकी कमर तो कोविड से पहले ही टूट गई थी, लेकिन कोविड के आने के बाद सारी चीजें खुल के सामने आ गई, क्योंकि कोविड से जो नुकसान हुआ उसको श्रीलंका डेट लेके पूरा नहीं कर पा रहा था। कोविड आने के बाद एक्सपोर्ट, टूरिज्म सब बंद हो गया। ये सारी चीजें बाकी देश के साथ भी हुई, लेकिन श्रीलंका पहले से ही क्रम्बल कर रहा था, तो पूरी तरीके से फेल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डेट ले लेके इन्होंने कंट्री का हाल तो खराब कर दिया, लेकिन एग्रीकल्चर तो खुद से प्रोड्यूस करते हैं, वहां क्या दिक्कत हुई? देखिए, जब एक इनकेपेबल गवर्नमेंट रूल करती है तो वो सही चीजों को भी बर्बाद करने का पूरा इंतजाम करती है। एक दिन अचानक से गवर्नमेंट ने यह अनाउंस कर दिया कि आज से श्रीलंका पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल बनेगा और श्रीलंका में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बैन हो जाएंगे। आज से कोई इनको यूज नहीं करेगा, ना कोई रिसर्च, ना कोई सजेशन, रातों रात ये फैसला ले लिया गया। अब जो फसल खराब होनी थी उनके लिए दवाई नहीं थी, इस फैसले के चक्कर में प्रोडक्शन एकदम से खत्म हो गया, फूड की शॉर्टेज हो गई, चावल जो एक्सपोर्ट करते थे वो इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इन सब वजह से लोगों ने होर्डिंग स्टार्ट कर दी और आटे चावल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। हालत ये हो गई थी कि फॉरेन रिजर्व का यूज करके फूड आइटम मंगवाने की नौबत आ गई थी। जो देश सेल्फ सफिशिएंट था उसको फॉरेन रिजर्व यूज करके वही चीज खरीदनी पड़ रही थी। इसके पीछे यह भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के पास इतना फॉरेन रिजर्व भी नहीं था कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड खरीद पाए, इसलिए कदम उठाया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का। लेकिन अगर इस पर्सपेक्टिव से भी आप देखो तो इससे तो और नुकसान हो गया। जो चीज नहीं खरीदनी थी बाहर से वो भी खरीदनी पड़ी और महंगाई अलग से बढ़ गई। इतने पे भी ये रुके नहीं, आईएमएफ के मना करने के बाद भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ नोट छापे। 6 अप्रैल को इन्होंने 119.08 बिलियन पैसे छाप दिए। इससे महंगाई और बढ़ गई और कुछ नहीं हुआ। आज की डेट में यह हाल हो गया कि इनके पास स्ट्रीट लाइट जलाने तक का पैसा भी नहीं है। लोग सड़कों पर आ चुके हैं।